श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्या कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पौज्ज्वलं पशुमृगवर्अभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतम् अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धार सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का पहला दिन है। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से लेंगे, स्टार्टिंग से, और कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहेंगे, है ना। अब पहले देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आया स्वर विज्ञान। सबसे पहले इस ज्ञान को भगवान शिव ने माता पार्वती को सभी की समस्याओं का हल करने के लिए बताया था, जिससे लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। स्वर विज्ञान बेसिकली क्या है? यह आत्मा का विज्ञान है, या ऐसे भी कह सकते हो यह आत्मा का ज्ञान है, ठीक ना। या यूं भी कहो कि जब तक आपकी ये सांस चल रही है, स्वर चल रहे हैं, इसी एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का मतलब पुल का काम। इसी से आप आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। जब शरीर में जब तक ये सांस है तभी तक आत्मा आपके अंदर है। जैसे सांस निकल गई आत्मा बाहर। ये इतना इंपॉर्टेंट विज्ञान है।
जिस दिन आपकी सांस बंद हो गई उस दिन सारे के सारे विज्ञान का अंत हो जाता है। जब तक सांस है तभी तक आपका जीवन है और तभी तक सारे विज्ञान है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत इस बार हम क्या करेंगे कि जब आत्मा का विज्ञान तो हम सीखेंगे। जब आत्मा का विज्ञान सीख रहे हैं तो आत्मा के विज्ञान से ही हम लोग आत्मा की खोज करेंगे। भाई आत्मा का जब हमें विज्ञान पता लग गया तो आत्मा किसी का अगर नाम पता लगा तभी तुम उसको खोज कर सकते हो, अदरवाइज उसकी खोज नहीं कर सकते हो। मानो आपको दिल्ली में किसी बंदे को ढूंढना है, उसका नाम एड्रेस पता है तो ढूंढ सकते हो, रामलाल सन कुछ भी ABCD। अगर एंग बैंग बैंग कुछ भी ऐसे बोल दो कि जिसका कोई नाम का पता ही ना हो तो ढूंढ नहीं सकते हो। इसलिए जब हमें आत्मा के बारे में, आत्मा के विज्ञान के बारे में पता लग जाएगा कि आत्मा का विज्ञान ये है, तो इसके बाद फिर हम आत्मा की खोज करेंगे। ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे वेदांत से, वो भी इसी के ऊपर निर्भर है। स्वर विज्ञान एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो सांसों के अध्ययन और उनकी चाल को समझने पर आधारित है। इसमें बाईं और दाईं नासिका के माध्यम से सांसों के प्रवाह का ध्यान किया जाता है। मतलब सांस किस स्वर से चल रही है ना। माना जाता है कि स्वरों की इस अदला बदली से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। यह विज्ञान यह बताता है कि शरीर की ऊर्जा या जो शरीर की जो ऊर्जा के चैनल हैं जिन्हें हम नाड़ी कहते हैं, कैसे सक्रिय होते हैं और कैसे हम इनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। स्वर विज्ञान बेसिकली इस कहां आप कह रहे होगे स्वर विज्ञान से कितना फायदा होगा या क्या बेनिफिट होगा। स्वर विज्ञान यानी बायां स्वर या दायां स्वर, अगर इनको आप इनकी ऊर्जा को संतुलित कर लेते हो, आपको कब बायां स्वर चलाना तब चल रहा हो, किस समय राइट स्वर चलाना हो तब राइट स्वर चल रहा हो, अगर ये स्वर सिद्ध हो गया तो इससे मैं क्या कहूँ DNA एक्टिवेशन का साधन बन जाता है। आप समझ गए। DNA एक्टिवेशन, DNA के अंदर एक होता माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसमें तुम्हारी सारी पावर रहती है, एनर्जी, तो एक वो DNA एक्टिवेट हो जाता है। और उससे सुनो, जैसे स्वर विज्ञान दाएं बाएं स्वरों की में ऊर्जा संतुलन, मतलब जब संतुलन का मतलब है कि जो स्वर जब चाहिए अगर वो चल रहा है तो संतुलन में है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो DNA की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उस चेतना में इसका प्रवाह हो जाएगा। जब जैसे आप सही तरह से चलाओगे नाक तो आपके DNA में भी वो कॉन्शियसनेस चलने लग जाएगा। ये भी कह सकते हो आप कि दाएं बाएं स्वरों का संतुलन ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, कौन सी एनर्जी, कॉन्शियसनेस की, और ये कहां जाती है, कहां मिलती है, परमात्मा से। और आत्मा की स्मृति, ये भी कह सकते हो आत्मा की स्मृति या आत्मा की याद DNA में सुप्त अवस्था में रहती है। सुसुप्त मतलब सोई हुई है। लोग कहते नहीं हमारी कुंडली जागरण हो गई, ये सारी वही चीजें हैं। ठीक है ना। तो आत्मा की स्मृति मतलब आत्मा की यादें या पिछले जन्म की यादें कहीं भी, वो हमारे DNA में सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। इसीलिए स्वर विज्ञान बाएं दाएं स्वर के माध्यम से मस्तिष्क और DNA की ऊर्जा को दिशा बदल देता है। अगर दिशा बदलने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास 23,000 जीन होते हैं, एक जीन बुढ़ापा लाने का है, एक जीन बाल सफेद करने का है, एक जीन स्किन में झुर्रियां लाने का, इस तरह के जीन काम करते हैं। ठीक है ना। तो उनका क्या होगा कि जो जीन काम कर रहे हैं फिर वो मतलब जो नेगेटिव है वो बंद हो जाएंगे, सही की तरफ चलने लग जाएंगे। अगर आप इसका सही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके DNA की ऊर्जा की दिशा बदल देगा ये विज्ञान। अब इन सब साधनों से हम अपने भीतर कार्मिक रिकॉर्ड समझते हो ना, पिछले जन्मों का रिकॉर्ड। और ये पता पिछले कितना रिकॉर्ड होता है, अभी आपको शायद पता नहीं होगा, अभी मैं इसके बारे में बहुत स्टडी कर रहा हूं। हमारी 14 पीढ़ी मतलब पिछली 14 पीढ़ी 14 मतलब पीढ़ी, मतलब हमारे पिता, फादर, दादा, इस तरह से उन सब के DNA में आता है। अब जरूरी नहीं कि आप परेशान हो रहे तो आपने काम नहीं कर रहे इसलिए परेशान होना, हो सकता है DNA में आपके चौथी पांचवी पीढ़ी का कोई DNA पड़ा हुआ है, वो अब एक्टिव हो गया है कि उनको परेशानी हुई थी, उनको लोग धोखा देते रहते थे, उनको ऐसे बंदे मिलते थे जो बिल्कुल हमेशा नुकसान उठाते थे, तो वो क्या पता आपके अंदर आया हुआ।
तो ये डीएनए को में आ जाते हैं। डीएनए को स्वर विज्ञान से ठीक भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा कार्मिक रिकॉर्ड है पिछला, उसे शुद्ध भी कर दोगे और संशोधित भी कर दोगे और दिव्यीकृत, मतलब दिव्यीकृत का मतलब है देवताओं का आशीर्वाद हो जाएगा, या समझ लो दिव्य हो जाएगा। और क्या होगा इससे लाभ, स्वर साधना से क्या लाभ होंगे, क्योंकि जो चीज आप सीखने जा रहे हो उससे पहले पता होना चाहिए क्या क्या लाभ है, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीखोगे। ये नेचुरल फिनोमेना है या एक साधारण सी बात है। क्या होगा, नंबर एक, मानसिक स्पष्टता और स्थिरता आ जाएगी। आप बिल्कुल मानसिक स्पष्टता मतलब आपको क्लियर दिखने लग जाएगा कि क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है। ये जो सामने बंदा आया है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, या बंदा हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, या कहीं धोखा तो नहीं देगा। भावनात्मक संतुलन, जो हम भावना में बहने लग जाते हैं उसका भी संतुलन हो जाएगा। तनाव और रोगों से मुक्त, अगर आप तनाव में रहते हो या टेंशन में रहते हो या आपको कोई बीमारी है तो उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। और क्या करेगा, डीएनए की जो सूक्ष्म ऊर्जा, डीएनए की जो सूक्ष्म ऊर्जा का पुनः सक्रियकरण हो जाएगा, मतलब पुनः जागृत हो जाएगा, या उस ऊर्जा को नई दिशा मिल जाएगी, या ऐसे कह सकते हो जो आपका ऊर्जा का प्रवाह है वो प्रॉपर तरीके से होने लग जाएगा। ऊर्जा का मतलब होता है यहाँ कॉन्शियसनेस से, और ये वो तत्व है, मूल तत्व बोलते हैं इसको, जिससे कि सारा यूनिवर्स बना है, जगत भी इसी से बना है। इसे वेदों में पढ़ाऊंगा भी आपको, तो उसे उपादान कारण भी बोलते हैं, ठीक है ना, या अदृश्य तत्व भी बोलते हैं। जो अदृश्य दृश्य, अदृश्य को दृश्य में करना होता है, हमने यही करना होता है, तो वो जो तत्व है वो आपके फेवर में काम करने लग जाता है। और स्वर क्या करेगा, देखो ब्रह्मांडी ऊर्जा के, समझ लें, सुनना ध्यान से, स्वर जो है ब्रह्मांडी ऊर्जा के संचार के माध्यम है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर आपने ब्रह्मांडी ऊर्जा से अपना कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये चीज आनी जरूरी है। ये फायदा होगा अगर आपको प्रॉपर करते हो। और सुनो, स्वर में ब्रह्मांडी ऊर्जा के सूक्ष्म तंतु समाहित होते हैं। जो आप सांस लेते हो ना, इसी में उस ब्रह्मांडी ऊर्जा जो यूनिवर्सल पावर है उसके कुछ अंश आपके इस सांस में रहते हैं, इससे वहां पर पहुंचते हैं। और क्या हुआ, स्वर यह ऊर्जा हमारे शरीर और मन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। भाई अगर आपने यूनिवर्स से जुड़ना है तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, जब भी आप उससे जोड़ पाओगे, ठीक है ना। और स्वर के माध्यम से हम ब्रह्मांडीय ज्ञान और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। देखिए परमात्मा एक ऐसी चीज है, उसे आप कोई देख नहीं सकता, उससे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं मैंने देखा है, वो आपकी ही मन की वो संकल्प शक्ति होती है, वो सामने खड़ी हो जाती है। जैसा आपने पिक्चर में देखा वैसे होता है। बेसिकली वो एक सिर्फ ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का अनुभव हमारे शरीर में होता है। स्वर के माध्यम से हो जाएगा, बिल्कुल स्वर के माध्यम से हम ब्रह्मांडी ज्ञान और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तो ये सब आप लोग करोगे, अगर ये प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे साथ लगे हुए हो, तो वहां तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अब ये आ गया, ये होगा। अब ये जाने के जानते कैसे हैं, तीन स्वर होते हैं हमारे, या कह लो तीन नाड़ी हैं। एक होती है एड़ा नाड़ी, ठीक है ना। एड़ा नाड़ी का मतलब होता है लेफ्ट स्वर, ठीक है ना, बाई नासिका का स्वर, और जो चंद स्वर भी है और ठंडा स्वर भी कहलाता है। और इससे मानसिक संतुलन और शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। और इसे स्त्री स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि लेफ्ट है ना। अगर अर्धनारेश्वर में जाओगे तो लेफ्ट स्वर ये हमारा का है, पार्वती का है, राइट हमारा शिव का है। लेफ्ट नाड़ी हो गई। अब होती है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी का मतलब होता है राइट स्वर, दाहिना स्वर, दाई नासिका का स्वर, जिसे सूर्य स्वर या गर्म स्वर कहा जाता है। यह शरीर में ऊर्जा और गर्मी को बढ़ाता है, ठीक है ना। कैसे बढ़ाता है वो आगे चलेंगे, बस इसका ये जानो कि बढ़ाता है। और ये पुरुष वो भी है, पुरुष नाड़ी, मेल। अब सुषुम्ना नाड़ी, तीन नाड़ी होती ना। सुषुम्ना नाड़ी जब दोनों नासिकाओं से समान रूप से सांस चल रही हो, दोनों जो सुषुम्ना है का मतलब ही दोनों सांस नासिकाओं से बराबर सांस निकल रही हो बाहर, तो उस समय समझ लो
सुषुम्ना सक्रिय होती है। इसे आध्यात्मिक और ध्यान की स्थिति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, जो आध्यात्मिक से जुड़े रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, या उनको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। अब स्वर विज्ञान जो इन 3 नाड़ियों से हम सीख रहे हैं, इनसे क्या, इनसे सबसे पहला होगा शारीरिक स्वास्थ्य लाभ। शारीरिक स्वास्थ्य, सही स्वर का अभ्यास करने से शरीर में रक्त संचार, पाचन, हार्मोन संतुलन में सुधार होता है, जिससे विभिन्न बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। जो बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। और मानसिक स्पष्टता, स्वर विज्ञान के माध्यम से मानसिक फोकस और एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। सही समय पर सही स्वर का प्रयोग करने से तनाव और बेचैनी को कम किया जा सकता है। और इसमें होता है भावनात्मक स्थिरता। स्वर विज्ञान का अभ्यास भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायक होता है। यह हमारे मूड को स्थिर रखने और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये और क्या होगा, चौथा, आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान और प्राणायाम के साथ स्वर विज्ञान का अभ्यास करने से आध्यात्मिक उन्नति की संभावना बढ़ जाती है। जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तब ध्यान में गहराई आना और आंतरिक शांति का अनुभव करना आसान होता है। अगर सुषुम्ना चल रही है, आपने मेडिटेशन कर लिया या ध्यान लगा लिया, तो आप इमीडिएट गहराई में पहुंच जाओगे उसके। ये इसका फायदा है। प्राकृतिक ताल के साथ सामंजस्य, जो प्रकृति है इसके साथ भी हमारा सामंजस्य हो जाता है। स्वरों के ताल का पालन करके हम दिन के विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त समय का चयन कर सकते हैं। इससे कार्य में सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। स्वर विज्ञान का सही रूप से अभ्यास करने के लिए इसका गहन अध्ययन और अनुभव जरूरी है। यह विज्ञान हमें सांसों के माध्यम से अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक हो सकता है। स्वर विज्ञान आत्मा का विज्ञान है। स्वर विज्ञान द्वारा हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। तो सुनना, अगर हमें आत्मा की आवाज सुननी है तो आपको स्वर विज्ञान आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जब भी आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। और सुनो, भाग और स्वर दोनों चीज, एक तो आपकी किस्मत और दूसरा स्वर, जब आपको साथ देते हैं तभी आपके पास धन आता है। धन जब ही आएगा जब आपका स्वर आपका फेवर कर रहा होगा और भाग्य भी साथ दे रहा होगा। भारत में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं में स्वर विद्या का अत्यंत महत्व है। इस विषय पर अधिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। एक शिव सरोदय नामक ग्रंथ प्रचलन में है, उसी से सीख कर लोग अपने अपने बुद्धि के अनुसार व्याख्या करते हैं। इस ज्ञान की शुद्धता अनुमान से नहीं लगाई जा सकती। इस ज्ञान को आप अपने अनुभव से ही जान सकते हो। मतलब इसके आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपका इसका ज्ञान को आ जाएगा। ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है, इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप पढ़ने जितनी मर्जी किताबें ले लो, पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। जैसे अगर आपने स्विमिंग सीखनी है, आप पूरे जितने मर्जी पानी के बारे में पढ़ लो, H2 पूरा फार्मूला पढ़ लो, उसकी गहराई पढ़ लो, चौड़ाई जो मर्जी पढ़ लो, अगर आपने स्विमिंग करनी है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। इसी तरह से अगर आपने स्वर विज्ञान सीखना है तो आपको अपने सांसों पर ध्यान देना पड़ेगा। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक दूसरे को दिया जाता है। ये वैसे नहीं मिलता कि आप किताबों में खरीद, नहीं, ये गुरु शिष्य परंपरा होती है। मतलब ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप दूसरों को कल पढ़ाओगे, परसों तीसरे को पढ़ाओगे। यही परंपरा शुरू से चली आ रही है और वही हम निभा रहे हैं। यह विद्या पुराने वेदों से आई है। इस ज्ञान को बताने में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। स्वर विज्ञान में जो स्वर विज्ञान है, अगर इसे सीख लेते हो तो मैं को, समझ गया, मैं का मतलब अहम को खत्म करने की विद्या है। मतलब जैसे जो हमारे मैं होता है ना, ये मैं करके है ना, या अहम कह लो उसको, वो खत्म करने की विद्या है। स्वर विज्ञान हमारे सांसों की यात्रा है, ठीक है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक जीते हैं तब तक यह हमारा साथ देती है। ये कैसा विज्ञान है, बिल्कुल जैसे जिस दिन पैदा हुए
उसी टाइम स्वर विज्ञान आ गया, स्वर आ गया, और जब तक खत्म होते हो, जैसे श्वास खत्म हो गई उस दिन समझ लो एंड आपका, ठीक है ना। इसीलिए इस ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस विद्या को हम प्रैक्टिकल कर सीख देंगे, मतलब प्रैक्टिकल करके ही सीखेंगे। यह विद्या रटने की नहीं, यह उपयोग करने या देखने की विद्या है। सबसे पहले हम आज सांसों के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम सांस लेते कैसे हैं। एक हाथ अपने चेस्ट पर रख लीजिए लेफ्ट, और एक हाथ अपनी नाभि पर, लेफ्ट हैंड चेस्ट पर और नाभि पर सभी लोग रख लीजिए, जिनको आता है वो भी, नहीं आता है वो भी। और आप सांस लीजिए, 2-3 बार सांस लीजिए, बाहर छोड़िए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। आपको सबको महसूस हो रहा होगा कि जैसे ही आप सांस को अंदर लेते हो आपका थोड़ा पेट फूलता है और चेस्ट भी थोड़ी फूलती है हल्की सी, बिल्कुल ये नियम है। और अब आप देखो, जब आप सांस अंदर लेते हो तो पेट और छाती फूलती है, और जब सांस बाहर छोड़ते हो तो पेट और छाती अंदर चली जाती है। ये इसका नियम है, और अच्छी तरह देखना है। सांस लेने का सही तरीका यही होना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ऐसा सभी के साथ नहीं हो रहा होगा। इसी के बिगड़ने से हमारे अंदर बीमारी आती है। इसीलिए पहले के लोग ज्यादा हेल्थी रहते थे, जबकि वो लोग कभी कभार सब्जी को कच्चा ही खा जाया करते थे, कभी कभी बिना धोए खेतों से निकाली और साफ क्यों खा गए खेतों से। अभी भी लोग ऐसे करते हैं। आजकल हम बहुत सोच विचार कर खाते हैं, फिर भी बीमार हो रहे हैं। कारण यही है कि हम लोग सांस लेने का तरीका सही नहीं होता। वैसे सही तरीका क्या होता है? सिंपल तरीका साधारण बता दूं। एक आपने एक गुब्बारा देखा हो ना, बलून देख लो, ठीक है ना। जैसे बलून सांस हवा भरो तो फूल जाता है, और हवा निकालो तो पचक जाता है ना। तो ये उसकी प्रकृति है। ऐसे हमारे अंदर पेट का होना चाहिए। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, एक्सहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए। अच्छा, जैसे जब हवा निकालते हैं तो गुब्बारा पिचक जाता है ना, ठीक उसी प्रकार हमारा पेट और फेफड़ों को भी पिचकना चाहिए। सबसे पहले अपने सांस लेने के तरीकों को सुधारिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करते करते रहोगे तो कुछ दिनों के बाद ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर और कहीं से देखना हो तो एक छोटे बच्चे को देखो, जो 5-6 महीने का हो, 8 महीने का हो, और वो देखो वो कैसे सो रहा है और कैसे सांस ले रहा, उसका देखोगे पेटियों ऊपर नीचे हो रहा हो, बिल्कुल सांस उसका यूं चल रहा होता है। जैसे जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है वो सांस लेने की क्रिया को भूल जाता है। छोटा रहता है तो बिल्कुल अच्छी तरह सांस लेता है। जब से वो सांस लेगा उसका पेट फूलेगा, सांस छोड़ेगा पेट नीचे जाएगा, बिल्कुल ऐसे चल रहा था। और एक ध्यान रखना, सांस हमेशा नाक से लेनी है, छोड़ आप मुंह से सकते हो, ये ध्यान रखना। इस विज्ञान की यह अच्छी बात है, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से भी छोड़ सकते हो, अगर ज्यादा है तो मुंह से छोड़ दो तो अच्छा है, कोई बात, ज्यादा सांस छोड़ सकते हो। 100 में से 70 लोग सांस को मुंह से लेते हैं। नाक से सांस लेने से आपको न जानते हुए भी आपको फायदा होता है। आप अगर नाक से सांस ले रहे हो तो ये मानो आपको फायदा हो रहा है। आपको कैसा फायदा हो रहा है? आपकी नाक में बाल होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम लोम कहते हैं, ठीक है ना। और इसी से अनुलोम विलोम शब्द बना है। नाक आपकी सांस को साफ करती है, फिर फेफड़ों में जाती है। मुंह से सांस लेने से बिना साफ किए हुए पेट के अंदर चली जाती है। उससे छोटी छोटी बीमारियां इसी कारण से हो जाती हैं। आपका गला खराब होना, आपकी छाती में इंफेक्शन होना, है ना, फेफड़े खराब होना, इसी से होते हैं। अब सबसे पहले हमें अपने सांसों को 2 तरीके से सुधारना है। कैसे सुधारना है? नंबर 1, नोट करते रहना या दोबारा कर लिख लेना, फिर उसके बाद दोबारा मैं साथ पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं कोई भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आप लिख लेना, किताबों में नहीं मिलेगा जो बता रहा हूं मैं। नाक से सांस लेनी है, और सांस लेते समय पेट फूलना है, और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना है। पेट के साथ साथ छाती भी छाती थोड़ी फूलती है, पेट ज्यादा फूलता है, फूलती जरूर है। अब हम इसमें आगे चलते हैं स्वर विज्ञान में। स्वर का मतलब हमारी सांसों से है, सारे गामा वाला स्वर नहीं है ये सांसों का विज्ञान है। इस विज्ञान को जानकर आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, इस विज्ञान को हम डेस्टिनी कंट्रोलर भी कह सकते हैं।
मतलब जो आगे आने वाला समय है, उस डेस्टिनी, उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जहां पर दूसरे विज्ञान जैसे न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र खत्म होते हैं, वहां से यह विज्ञान शुरू होता है। जिस इंसान ने इस विज्ञान को समझ लिया, उसी विज्ञान को दूसरे विज्ञान समझने की जरूरत नहीं है। स्वर विज्ञान हमारे 5 तत्वों के बारे में भी बताता है। पहले हमने सांस लेने के तरीकों को समझा। सांस लेते हैं तो वह शरीर में कहां कहां जाती है, और इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सांस हमारे नाक से लेने के बाद अंदर जाती है, कहां जाती है? शरीर के अंदर नाड़ियां होती है, वहां जाती है ना। जैसे पहले बताई, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना, है ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना। अब हम इसको और देखते हैं। अब जो और है, अब हम अपने शरीर की नाड़ियों को समझते हैं। भाई सांस अभी लेने तक का हम जानते थे, लेना हमने सांस लेने तक सीखा नाक से अंदर। अब नाक के अंदर जाने के बाद क्या क्या काम होता है स्वर का, वो देखिए। मनुष्य के शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। बुद्धिमान लोगों को अपने शरीर के अच्छी तरह जानने के लिए इसके विषय में अवश्य गहन अध्ययन करना चाहिए। जो जो लोग जान सकते हैं उनको जानना चाहिए। हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां होती हैं, लेकिन लोग तो कम कहते हैं। हाँ, लेकिन हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में प्राण गमन करते हैं या बहते हैं, जो हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, या इस प्रकार कहें कि शरीर के हर कोने में पहुंची हुई है, जहां से हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है। यह सारी की सारी नाड़ियां हमारे नाभि में मिलती हैं। नाभि ही इनका उद्गम स्थान है, मतलब यहीं से यह सारी नाड़ियां नाभि से ही निकलती हैं। इसलिए हम देखेंगे कि हमारी नाभि का हम बहुत महत्व देते हैं। अब नाड़ी में कितनी नाड़ियों में प्राण जाते हैं? 72,000। तो 72,000 नाड़ियों का जंक्शन कहाँ है? हमारी नाभि में। तो अब इसको हमारे शरीर के 2 हिस्से कर दिए, लेफ्ट कर दिया हमने और एक राइट कर दिया, एक बायां भाग एक दायां भाग। तो बाएं भाग में 36,000 हैं और दाएं भाग में भी 36,000 हैं। मतलब लेफ्ट बॉडी में 36,000 और राइट बॉडी में 36,000 नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों में इतनी जो नाड़ियां हैं 3.5 लाख, उसमें जो 72,000, उस इनमें 10 नाड़ियां बहुत श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल 10 नाड़ियां कौन कौन सी श्रेष्ठ है वो पता होना चाहिए। और 10 में भी तीन श्रेष्ठ है। पूरा विज्ञान इन 3 नाड़ियों पर ही चलेगा। स्व विज्ञान पूरा इन 3 नाड़ियों पर ही चलेगा। 3 नाड़ियां और 5 तत्व, इतने ही तो विज्ञान है। इसीलिए लोग 1-2 घंटे पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन उतनी गहराई तक कोई नहीं जाता। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि 3 तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना हो गई, जिनको आप रोज डिस्कस करेंगे सारे दिन। जब तक स्वर विज्ञान चलेगा तब तक इसी की बात चलेगी। लेफ्ट स्वर, राइट स्वर और सुषुम्ना, बस। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना, इस तरह। उक्त 3 नाड़ियों के अलावा 7 नाड़ियां और हैं। 7 नाड़ियां कौन से? एक नाड़ी होती है गांधारी, एक होती है हस्तजिह्वा, एक होती है पूसा, एक होते है यशस्विनी, और एक होता है अलम्बुसा और कुहू और शंखनी। ये 7 ये हैं। अब ये 7 नाड़ी हैं, ये रहती कहाँ कहाँ है? जो सारी नाड़ियां हैं, जो 10 में प्रमुख बताई, वो कहाँ कहाँ रहती हैं? नाड़ियों की स्थिति क्या है? शरीर के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी चलती है। शरीर के जो लेफ्ट स्वर है ना, वो ईड़ा नाड़ी चलती है, लेफ्ट स्वर और लेफ्ट शरीर का हिस्सा। वो दाहिने भाग में पिंगला चलती है, और मध्य भाग में सुषुम्ना बीच में चलती है। बाई आंख में गांधारी, बाई आंख में जो होती है ना वायु, आपकी प्राणवायु, वो गांधारी होती है। और दाहिने आंख में हस्तजिह्वा, और दाहिने कान में पूसा, और बाएं कान में यशस्विनी, और मुखमंडल में अलम्बुसा नाम के, और जननांगों में कुहू और गुदा में शंखनी नाड़ी स्थित है। इस प्रकार से 10 नाड़ियों से शरीर के उक्त अंगों के द्वार पर, अर्थात ये अंग जहां खुलते हैं वहां स्थित है। ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्राण मार्ग में स्थित है, जहां से प्राण आते जाते रहते हैं, यहाँ के फिर आगे जाते हैं। अब नाड़ियों के बाद अब मैं तुम्हें इनसे संबंधित वायु प्राणों के विषय में बताता हूं, क्योंकि प्राण भी होते हैं इन नाड़ियों में। जो आप सांस ले रहे हो, है ना, इनहेल कर रहे हो, उसमें प्राण है, ठीक है ना। तो प्राण क्या है? इनकी भी संख्या 10 है। 10 में 5 प्रमुख प्राण हैं और 5 सहायक प्राण हैं। 5 प्रमुख प्राण हैं, एक प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान।
ठीक है। और इनके 5 तो हो गए प्रमुख, और 5 इनके होते हैं असिस्टेंट, मीन सहायक, जो इनकी हेल्प करते हैं। एक होती है नाग, एक कूर्म, किरकिल, देवदत्त और धनंजय। यानी आप लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो, है ना। अब जो ये हैं, जो 10 हमारे प्राण हो गए, ये इनकी स्थिति शरीर में कैसे रहती है, कहाँ कहाँ रहती हैं। देखो, प्राणवायु स्थित होती है कहाँ, हमारे प्राण में, हृदय में, ठीक है ना। अपान वायु उस नाभि के नीचे, ठीक है। और समान वायु नाभि में, और उदान वायु हमारी रहती है कंठ में, और व्यान वायु पूरे शरीर में रहती है। ये तो हो गई 5 प्रमुख। अब 5 जो सहायक प्राण हैं वो कहाँ रहते हैं, वायु के निम्नलिखित हैं, जो सहायक असिस्टेंट इनके हैं। प्राण वायु है ना, ये कार्य करते हैं। जो मैंने जो 5 वायु बता दी उसमें, अब 5 वायु में बता रहा हूं जो सहायक हैं। नाग वायु क्या होती है, डकार जब लेते हो ना आप, सभी लेते हैं, तो डकार अगर आ रही है तो वहां पर यूज होता है किसका, नाग वायु का। और कूर्म जो पलकें झपकाते हो आप, वो होती है कूर्म, पलकों का झपकवाना। और किरकिल होती है जब छींक आती है, किरकिल वायु वहां पर होती है। और देवदत्त जब होती है, जब आप जमुहाई लेते हो, अंगड़ाई लेते हो कभी कभी, ठीक है ना, तो ये शरीर में रहती है। और एक वायु रहेगी धनंजय, यह पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे व्यान पूरे शरीर में व्यान वायु रहती है ना मैन, तो सहायक धनंजय यही पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। कौन लगा का आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही है आवाज तो, बीच में बोल पड़े। क्या आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यस सर, क्लियर है वॉइस। बिल्कुल, ये बड़ा बहुत वैसा विषय है ना, बिल्कुल मन से आप कुछ मत करो, आंख बंद करके बैठ जाओ, तब भी आपके अंदर जाता रहेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी यूं अंगूठा उठाओ, बोलो यस यस 3 बार बोलो, अभी आ जाएगा आपको समझ में। अभी सारा जो मैं बोल रहा हूं आपके शरीर में जाना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। धनंजय, ठीक है ना, एक तो होती है व्यान जो पूरे शरीर में रहती है, उसकी असिस्टेंट है धनंजय। यह पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक यह शरीर में बना रहता है। आपकी बॉडी, आपकी डेथ हो गई, सब लोग कहते हैं खत्म हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन धनंजय वायु तब भी, धनंजय वायु जब भी रहती है। इस प्रकार से 10 प्राण वायु 10 नाड़ियों से होकर शरीर में जीव के रूप में भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखो, नाड़ियों के बारे में पता लग गया, प्राणवायु के बारे में पता लग गया, ठीक है, सांस के बारे में, 3 टॉपिक हो गए। अब हम चलते हैं हमारे शरीर में। शरीर के हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है ना। हमारा राइट बॉडी है वह सूर्य से एसोसिएट है, मतलब राइट हिस्से में सूर्य रहता है, सूर्य स्वर। जो लेफ्ट बॉडी है वह चंद्र से एसोसिएट है। सब कोई पॉइंट लिखते जाइए, नोट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे नोट्स होंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। किताबों में लिखा तो है, हो सकता कंफ्यूजन कर जाओ, इसलिए आप सुनते रहो, फिर अपने आप नोट बनाओ। अपने आप बनाए हुए नोट ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादा दिन चलते हैं। जब भी कभी 5 साल बाद अपने लिखे हुए देखोगे, समझ में आएगा और अंदर से एनर्जी आ जाएगी, यस ये मैंने लिखा था, ठीक है ना। और जब नोट बना लोगे फिर से टैली करोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। समझो, राइट बॉडी हमारी जुड़ी हुई है सूरज से, लेफ्ट बॉडी जुड़ी है हमारी चंद्रमा से। जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट से जुड़ा हुआ था उसे बोलते हैं, लेफ्ट शरीर को बोलते हैं फीमेल भी कह सकते हैं। अपने लेफ्ट शरीर को हम फीमेल बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह हमारा स्त्री पार्ट है, सभी का है। और बॉडी का और जो राइट पार्ट है वह हमारा मेल पार्ट है। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में शिव पार्वती, शिव शक्ति या अर्धनारेश्वर, जो मेल पार्ट है वो हमारा शिव है, और जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारा शिवा है, लेफ्ट पार्ट शक्ति। या कह दो कि राइट पार्ट हमारा शिव है और लेफ्ट पार्ट हमारा शक्ति है। या ऐसे भी कह सकते हो कि राइट पार्ट हमारा शिव है और लेफ्ट पार्ट हमारा पार्वती है। कुछ भी नाम ले सकते हो। अभी कितने नाम मिल गए आपको, है ना, हमारी राइट बॉडी के, है ना। सूरज मिल गया और मेल बॉडी मिल गई, शिव मिल गए। लेफ्ट बॉडी में क्या मिल गया, चंद्रमा मिल गया, फीमेल मिल गया, फीमेल बॉडी, एंड पार्वती मिल गई। इसमें कोई खास बात नहीं है, सबने सीख रखा है, दोबारा समझ में आ जाएगा। बस एक बार दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि लेफ्ट बॉडी क्या है, राइट बॉडी क्या है। उससे आपको स्वर विज्ञान बिल्कुल सिद्ध होने में हेल्प मिलेगी।
इसमें खास बात क्या है कि राइट ब्रेन लॉजिकल होता है कि क्रिएटिव होता है, कौन जानता है? चलो, हमारा कौन सा ब्रेन क्या करता है? लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल होता है, हमारा राइट ब्रेन जो है हमारा क्रिएटिव ब्रेन है। राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है। अब क्या आप सबको यह बात पता है कि अगर किसी के इंसान को राइट ब्रेन में स्ट्रोक आता है तो उसकी लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस हो जाती है? देखना कैसा संबंध कहां पर है। राइट अगर कहते हैं राइट उसमें दिमाग में अगर उसका स्ट्रोक आता है तो लेफ्ट बॉडी उसकी पैरालिसिस होती है। अगर लेफ्ट ब्रेन में अगर स्ट्रोक आता है तो उसकी राइट बॉडी वो होती पैरालिसिस होती है। ये एक दूसरे से अपोजिट होती है। इसीलिए इनके पॉइंट भी राइट साइड चलाएंगे तो लेफ्ट दबाएंगे, लेफ्ट चलाएंगे तो राइट चलाएंगे। ये बड़ा अजीब सा है। तो हाँ ठीक है, मेल हमारी मेल और फीमेल बॉडी को कंट्रोल करता है। मेल हमारा क्या करता है? मेल बॉडी जो है ना हमारी, ये हो गई, ये कंट्रोल करती है फीमेल को, और फीमेल बॉडी कंट्रोल करती है मेल को। ये घरों में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कि फीमेल कंट्रोल करती है मेल को और मेल कंट्रोल करता है फीमेल को। इतना समझ में आ जाना चाहिए, तो फिर आपको स्वर बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है वो अपना अब प्रार्थना करते हैं। जी। हाँ। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।